हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट पढ़ रहे हैं। और सीमेंट में आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टेस्ट के बारे में। ठीक है, सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो जो है हम जो है शुरू करेंगे आज। और इसके बाद से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ लैगिंग हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो हमने जो है पिछले वाले लेक्चर में जो है C3A, C4AF, और इसके बाद से हमने ये पढ़ा था कि अगर हम जो सीमेंट है, सीमेंट के जो कण हैं, उनके कणों की साइज जो है अगर हम छोटा कर देते हैं तो जो है सीमेंट जो है कैसा बिहेव करेगा और उसमें जो है क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यदि हम सीमेंट में C3S की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर C2S की मात्रा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है देख चुके हैं। अब जो है हमें डिस्कस करना है टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो हम जो है सीमेंट के जो टेस्ट यहाँ पे पढ़ेंगे वो जो है फिजिकल टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। सीमेंट के केमिकल और फिजिकल दोनों टेस्ट होते हैं। तो केमिकल टेस्ट जो है एग्जाम में कम पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है। जो भी टेस्ट पूछे जाते हैं वो जो है फिजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, और ये जितने भी सारे टेस्ट किए जाएंगे, चाहे केमिकल टेस्ट किए जाएंगे या फिजिकल टेस्ट किए जाएंगे, ये सारे टेस्ट हम क्यों करेंगे? हम इसलिए टेस्ट करेंगे क्योंकि जो है हमें जो सीमेंट है, सीमेंट की क्वालिटी को जो है मेंटेन करना है। सीमेंट की क्वालिटी को जो है सही करने के लिए कि जो भी हमारा सीमेंट का जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, इसके लिए हम फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट जो है दोनों करेंगे। ठीक है, अब क्वालिटी से क्या मतलब है कि सीमेंट जो है, सीमेंट जो है क्या कार्य करता है, सीमेंट जो है बाइंडिंग का कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है। तो ये जो इसका बांधने का कार्य, बांधने का जो कार्य है वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेन हमारा मकसद जो है यही होता है। ठीक है, तो इसी के लिए फिजिकल और केमिकल के टेस्ट जो है किए जाते हैं। और ये टेस्ट है, ये क्वालिटी को जो है उसको कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है सीमेंट के ऊपर जो है सीमेंट का जो है हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं CEMENT, सीमेंट की क्वालिटी सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए निम्न लिखित फिजिकल टेस्ट करते हैं। तो कौन कौन से जो है क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग फिजिकल टेस्ट करते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं फाइननेस टेस्ट, फाइन फाइननेस टेस्ट। दूसरा हमारा हो जाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। फिर इसके बाद से इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट।
फिर फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बाद से जो है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के बाद से जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इसके बाद से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये जो है टेस्ट हम सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम करते हैं। फाइनल टेस्ट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये जो है टेस्ट हम लोग करते हैं सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है ना। अब हम जो है एक एक करके इन सारे टेस्ट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे और हम लोग समझते चलेंगे एक एक टेस्ट को। ठीक है। जहाँ पे जो टेस्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, उसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। उससे संबंधित जो भी सारे पॉइंट्स होंगे वो हम जो है नोट करेंगे। और जो है ज्यादा नहीं पूछा जाता है उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो हम जो है शुरू करते हैं सबसे पहले फाइननेस टेस्ट से। तो सबसे पहले जो हमारा फाइननेस टेस्ट है यहाँ पे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं फाइननेस टेस्ट। तो फाइनेंस टेस्ट से मतलब दिख ही रहा है कि फाइनेंस का मतलब होता है सूक्ष्मता। और सूक्ष्मता टेस्ट या फाइनेंस टेस्ट हम क्यों करेंगे? तो सीमेंट के जो पार्टिकल हैं उनकी सूक्ष्मता को पता करने के लिए हम लोग फाइनेंस को पता करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, फाइनेंस टेस्ट, कि जो सीमेंट है वो कितना जो है महीन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं ये क्यों करते हैं हम लोग। फाइनेंस टेस्ट सीमेंट के कणों की मीन साइज यानी कि औसत माप फाइनेंस टेस्ट जो है सीमेंट के कणों के मीन साइज को पता करने के लिए करते हैं। तो सूक्ष्मता टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता हो पाए कि जो सीमेंट के कण हैं वो कितना महीन है या कितना मोटे हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो फाइनेंस टेस्ट है इसको भी करने के लिए हम लोग जो है तीन प्रकार के टेस्ट हैं, निर्धारित किए गए हैं। तीन प्रकार के टेस्ट जो है हम करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं तो हम देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंस ज्ञात करने के लिए
निम्नलिखित टेस्ट करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करते हैं सिव एनालिसिस टेस्ट। ठीक। इसके बाद से दूसरा जो हम टेस्ट करते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट। और ये जो टेस्ट किया जाता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट, वो NURSE नर्स एंड ब्लेन मेथड के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जो हम टेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, SEDIMENTATION, सेडिमेंटेशन टेस्ट या सेडिमेंटेशन मेथड। ठीक है। और ये जो है WAGNER वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट द्वारा करते हैं। वैगनर टर्बिडिटी TURBIDITY टर्बिडिटी टेस्ट, इसके द्वारा जो है हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो फाइनेंस ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है तीन प्रकार के जो टेस्ट करते हैं। पहला जो है सिव एनालिसिस टेस्ट करते हैं, और दूसरा एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ये नर्स एंड ब्लेन मेथड के द्वारा करते हैं, और तीसरा जो है सेडिमेंटेशन मेथड के द्वारा करते हैं, ये वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट द्वारा जो है हम करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हम अब सबसे पहले सिव एनालिसिस को पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सिव एनालिसिस टेस्ट। ठीक है। तो सिव एनालिसिस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है एक सिव होगा, सिव यानी कि चालनी। जैसे कि हम लोग आटा को चालते हैं तो उसमें आटा में अगर जैसे कि चालनी हो गया तो उसका कुछ छेद होता है, और उस छेद में से अगर उस छेद से जो भी चालनी का जो भी यहाँ पे जो भी छेद रहेगा, ये गैप रहेगा, जो भी इससे अगर बड़े पार्टिकल होंगे तो वो इसके ऊपर जो है रुक जाएंगे, और इससे जो भी पार्टिकल छोटे होंगे वो इसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो हम सिव एनालिसिस टेस्ट में जो है हम यही करेंगे। तो हमारे पास जो सीमेंट की जो साइज होती है वो हम जो है 90 माइक्रोन से छोटे रखते हैं। ठीक है ना। 90 माइक्रोन तक जो है हम 90 माइक्रोन से महीन हम सीमेंट को पीसते हैं। तो हम जो है इस टेस्ट के लिए 90 माइक्रोन की जो है सीव लेंगे। ठीक है। और उस सीव से अगर जो कण जो है छोटे होंगे, 90 माइक्रोन की सीव से जो कण छोटे होंगे वो पास हो जाएंगे, नीचे चले आएंगे, और जो कण जो है बड़े हो जाएंगे वो ऊपर जो है रुक जाएंगे। ठीक है। तो हम जो है सिव एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम जब चाल रहे हैं तो उसमें हम क्या पता कर रहे हैं, उसमें हम यही देख रहे हैं कि कौन सा कण जो है 90 माइक्रोन से छोटा है और कौन सा कण जो है 90 माइक्रोन से बड़ा है। ठीक है ना। तो इसमें हम कणों की साइज के आधार पे जो है हम इस टेस्ट को कर रहे हैं, और तब हम जो है बता पा रहे हैं कणों की साइज को। ठीक है ना। तो कणों की साइज के आधार पे तो सिव एनालिसिस जो टेस्ट है वो
कणों की साइज के आधार पे जो है आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, यह टेस्ट कणों की साइज पर आधारित, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस टेस्ट में सही है, यह टेस्ट जो है कणों की साइज के आधार, कणों की साइज पर आधारित होता है। तो ये जो टेस्ट होता है वो कणों की साइज पे आधारित होता है। अब हम इस टेस्ट को कैसे करते हैं, तो हम जो है ऐसे करते हैं कि सीव एनालिसिस के लिए हमारे पास जो सीव होती है, सीव यानी कि जो चालनी होती है, वो 90 माइक्रोन की होती है। ठीक है, 90 माइक्रोन की चालनी हम लेते हैं, या इसे हम 9 नंबर की चालनी भी कहते हैं। ठीक है, 9 नंबर या 90 माइक्रोन दोनों एक ही है। तो हम 90 माइक्रोन की चालनी लेते हैं। 90 माइक्रोन से मतलब क्या है कि ये मान लो चालनी हो गया, तो इसका जो गैप है, ये जो एक गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी साइज जो है 90 माइक्रोन होती है। ठीक है, 90 माइक्रोन। तो हम जो है इस साइज की जो है चालनी लेते हैं, और इस पे जो है 100 ग्राम सीमेंट को, यहाँ पे जो है 100 ग्राम जो है सीमेंट को यहाँ पे रखते हैं, और इस सीमेंट को जो है 15 मिनट तक, 15 मिनट तक जो है हम अच्छी तरीके से जो है सीविंग करते हैं, उसको चालते हैं। ठीक है ना, तो चालने के बाद 15 मिनट जो है चालने के बाद, अगर अगर इस सीव पे जो जो है कण बचे हुए हैं, वो जो है 10% है या 5% है, ये अलग अलग सीमेंट के लिए सीमा है। तो वैसे जो है हम पता करते हैं कि ये जो है सीमेंट सही है या नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं, और इसके बाद फिर लिमिट भी लिखते हैं कि कौन से सीमेंट के लिए जो है कितना जो है परसेंटेज अगर बचेगा तो परमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है, और उससे ज्यादा बचेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं है, प्रोसीजर में कुछ नहीं है, हम लोग सिंपल करते हैं। पहले क्या करते हैं, 100 ग्राम 100 ग्राम सीमेंट को 90 माइक्रोन, या इसे हम 9 नंबर भी कहते हैं, कि सीव द्वारा 15 मिनट तक चालते हैं, तथा बचे हुए कणों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है 90 माइक्रोन की सीव से 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, हम जो है उसको चालेंगे, और चालने के बाद जो कण बचे रह जाएंगे चालनी पे, सीव पे, उसका जो है हम परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। कैसे परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे, जैसे कि मान लो कि ये सीव है, इसमें हमने चाला और 100 ग्राम सीमेंट को यहाँ पे रख दिया, और हमने चाला, बाकी सीमेंट जो है नीचे पास हो गए, और कुछ जो है सीमेंट जो है बच गए। तो मान लो कि 100 ग्राम सीमेंट को हमने चाला, तो यहाँ पे जो है 15 ग्राम जो है सीमेंट बच गया। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 15 ग्राम बटे में हमने 100 ग्राम लिया था, और इंटू 100, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 15%। ठीक है, तो 15% जो है इस पे जो है कण बच गया है।
अब यही जो बचा हुआ प्रतिशत है, यही जो रिटेन्ड प्रतिशत है, इसी के आधार पे हम डिफाइन करेंगे कि ये जो हमारा सीमेंट है वो सही है कि नहीं है, हमें उसे जो है और महीन करना है या जो है मोटा रखना है, ये हम जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम सीमेंट लिखते हैं, सीमेंट, और यहाँ पे परसेंटेज रिटेन, यानी कि यहाँ पे सीमेंट लिखेंगे कौन सा सीमेंट है, और यहाँ पे जो है कितना प्रतिशत से जो है अधिक जो है उस पे कण जो है रिटेन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीमेंट की बात करेंगे तो ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और इसके बाद से LHC, लो हीट सीमेंट। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और लो हीट सीमेंट है तो ये जो है उस IS सीप से 90 माइक्रोन की सीप पे जो है ये 10% से अधिक जो है रिटेन्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर इस पे 11% जो है रुक रहा है कण, ओपीसी या लो हीट सीमेंट है, तो उसे जो है हमें और महीन करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये जो है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये 10% से कम है, 5% है, 4% है तो ठीक है, लेकिन 10% से अधिक जो है नहीं होना चाहिए, तो इसे जो है हमें और महीन पीसने की जरूरत है, ठीक है। और अगर हमारा सीमेंट जो है पीपीसी रहेगा, एसएससी रहेगा, फिर एचएसी रहेगा और आरएचसी रहेगा, तो ये जो है 5% से अधिक जो है रिटेन्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि इस सीप पे जो है ये 5% से ज्यादा जो है नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पीपीसी का मतलब है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, एसएससी का मतलब है सुपर सल्फेट सीमेंट, एचएसी का मतलब है हाई एल्यूमिना सीमेंट, और आरएचसी का मतलब है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। और इन सारे सीमेंट के बारे में हम लोग जो है अलग अलग से पढ़ेंगे कि पीपीसी क्या होता है, कैसे बनता है, इसका जो है सरफेस एरिया कितना रखना चाहिए, कितना परसेंट बचना चाहिए, तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ ही लिए हैं, इन सब के बारे में जो है एक एक करके जो है हम पढ़ेंगे और इनका फुल फॉर्म जो है वहीं पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें अब देखो, हम जो है ये सारे के जो टेस्ट पढ़ेंगे ये सब क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। तो देखो यहाँ पे हम सीमेंट की सूक्ष्मता क्यों ज्ञात कर रहे हैं, फाइननेस हम क्यों पता कर रहे हैं भाई, फाइननेस ज्ञात करने का हमारा जो है मकसद क्या है। तो फाइननेस हम जो है इसीलिए पता कर रहे हैं क्योंकि देखो कल के वीडियो में जो है मैंने डिस्कस किया था कि अगर सीमेंट के कण जो है बड़े रहेंगे तो पानी के साथ जो है इसका जो रिएक्शन है या हाइड्रेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर हम सीमेंट को कड़े को छोटा कर देंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है वो जो है ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण पानी के साथ जो है रिएक्शन जो है अच्छी तरीके से वो कर लेगा, हाइड्रेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सीमेंट के कणों को एकदम आवश्यकता से ज्यादा अगर हम महीन कर देंगे तो सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जब हम सीमेंट को कट्टे में पैक करके जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो क्या करेगा वो सीमेंट कि जो हवा है, हवा से नमी को अवशोषित करके और वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग है कि सीमेंट का जो कणों का साइज है या जो उसका सरफेस एरिया है हम जो है उसको इतना मेंटेन रखें कि वो ना तो ज्यादा हो सरफेस एरिया और ना ही कम हो, ठीक है ना। इतना ज्यादा कम ना हो कि जो है अच्छी तरीके से हाइड्रेशन ना हो पाए, और इतना ज्यादा अधिक भी ना हो कि वो वातावरण से नमी को भी सोख करके सेट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है फाइननेस टेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है सीव एनालिसिस जो है कुछ है नहीं, बस इतना ही है। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इसका कि कितना परसेंट बचना चाहिए ये जो है याद करना पड़ेगा, और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एयर परमिबिलिटी टेस्ट के बारे में, और
सेडिमेंटेशन टेस्ट के बारे में बस हम थोड़ा सा इसको जान लेंगे कि ये क्या है क्या। बाकी जो है यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो है किस मेथड पे आधारित है और किस अपरेटस के द्वारा किया जाता है, बस और कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ पे। अभी तक तो जो है मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है। तो देखो, ये जो सीव एनालिसिस है, सीव एनालिसिस में हम देखें कि हम इसमें क्या किया। हमने हमने जो है इसमें कणों की साइज जो है पता करी कि 90 माइक्रोन से जो कण है वो छोटा है या बड़ा है। इसी के आधार पे हमने जो है निर्धारित किया। लेकिन एयर परमिबिलिटी टेस्ट और सेडिमेंटेशन टेस्ट में जो है हम क्या है, इसमें जो है हम कणों के सरफेस एरिया के आधार पे जो है हम डिफाइन करते हैं कि सीमेंट जो है कितना महीन है या कितना जो है मोटा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई हमने सीमेंट बनाया है और हमें जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, तो अगर अगर वो जो है बहुत ही महीन रहेगा, 90 माइक्रोन से अगर उसके कण छोटे रहेंगे, तो हम जो है सीविंग के द्वारा जो है या चाल के द्वारा जो है चाल करके पता नहीं कर पाएंगे कि इसके कण जो है किस साइज के हैं। समझ गए ना? तो इसी वजह से जब कण जो है 90 माइक्रोन से छोटे होते हैं सीमेंट के, तो उसके लिए हम जो है एयर परमिबिलिटी टेस्ट या सेडिमेंटेशन टेस्ट जो है अपनाते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे आधारित है। किस पे आधारित है? सरफेस एरिया पे। ठीक है, सरफेस एरिया पे आधारित है, और ये जो आधारित है साइज पे आधारित है। ये जो है सीव एनालिसिस टेस्ट जो है कणों की साइज पे आधारित है, और एयर परमेबिलिटी टेस्ट और सेडिमेंटेशन टेस्ट जो है सरफेस एरिया पे आधारित है। ठीक है ना? तो अब हम जो है पढ़ते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो, पहले उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर जो है कण कण बड़ा होगा तो उसका सरफेस का एरिया, सरफेस यानी कि उसका जो सतह का जो चारों ओर का एरिया है, जो अगर कोई कण बड़ा है तो उसका जो है सरफेस का एरिया जो है कम होगा। ठीक है ना? अगर हम ये जितना कण का आयतन है या जितना केजी ये जितना भार है उसका, उतने ही भार के हम कण को अगर छोटे छोटे कणों में तब्दील कर दें, सेम वॉल्यूम के या सेम वेट के कण को, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो सरफेस एरिया को हम जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के आधार पे जो है हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे हम पता कर बताएंगे कि जो है इसका जो है सरफेस एरिया कितना है? तो इसके लिए हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया को जो है हम इसके आधार पे जो है हम बताते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है होता क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखते हैं इकाई द्रव्यमान के सीमेंट, इकाई द्रव्यमान के सीमेंट के कणों के कुल सरफेस एरिया को स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है,
तो इकाई द्रव्यमान का सीमेंट के कणों का जो कुल सरफेस एरिया होगा उसी को हम लोग जो है सरफेस एरिया कहेंगे। तो यहाँ पे इकाई द्रव्यमान, इकाई को जो है इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, और इकाई या यूनिट का मतलब होता है वन, और द्रव्यमान को जो है हम मास कहते हैं, और ये जो है इसका जो है यूनिट जो है केजी होता है, या हम ग्राम लिख सकते हैं। तो मान लो कि हमने जो है 1 ग्राम सीमेंट लिया, और 1 ग्राम सीमेंट में उसके जितने भी सारे कण होंगे, उन कणों का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसी को हम लोग सरफेस एरिया कहेंगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एरिया का तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम डिफाइन करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने जो है कितना सीमेंट लिया है, तो 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को यहाँ पे एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। अगर हम केजी में लेंगे, अगर हम 1 केजी सीमेंट लिए हैं तो इसके सरफेस एरिया को हम मीटर स्क्वायर में अगर डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है 1 केजी सीमेंट के जितने भी सारे कण हैं उनका जो टोटल सरफेस एरिया है उसको हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर प्रति केजी। तो हम जो है इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम या केजी मीटर स्क्वायर प्रति केजी जो है हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम या मीटर स्क्वायर प्रति केजी केजी में अभिव्यक्त या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है इसको जो है ध्यान में रखेंगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम जो होता है वो 1/10 मीटर स्क्वायर प्रति केजी के बराबर होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, देखो 1 मीटर रहता है तो उसमें जो है 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 केजी में जो है 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो हमें जो है अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻²मीटर, और 1 ग्राम बराबर लिखेंगे तो 10⁻³ केजी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटीमीटर की जगह पे हम मीटर में लिखेंगे, तो 10⁻²मीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा ये? अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻³ केजी, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये, इसको जो है नीचे लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर प्रति केजी। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 1/10 मीटर स्क्वायर प्रति केजी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम बराबर 1/10 मीटर स्क्वायर पर केजी। तो हम इन दोनों के द्वारा ही हम सीमेंट का जो सरफेस एरिया है उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक आध दो चीजें या थोड़ी बहुत चीजें जो है मैंने आपको ऐसे ही बता दी हैं, तो उसको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एयर परमिबिलिटी टेस्ट। एयर परमिबिलिटी टेस्ट।
तो एयर परमिबिलिटी जो टेस्ट है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि ये नर्स एंड ब्लेन मेथड के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। नर्स एंड ब्लेन मेथड के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग जो है कौन सा जो है एपरेटस यूज करते हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। यह टेस्ट ली एंड नर्स ऑपरेटर्स द्वारा करते हैं। तो ये टेस्ट जो है ली एंड नर्स ऑपरेटर्स द्वारा करते हैं। इस ऑपरेटर्स के जो है मुख्य 3 पार्ट होते हैं। इस ऑपरेटर्स के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है परमेबिलिटी सेल होता है। परमेबिलिटी सेल मतलब कि कोष होता है या कक्ष होता है, समझ लो। और दूसरा जो है फ्लो मीटर होता है। और तीसरा जो है मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर। तो सेल मतलब ना कोई भी कक्ष होता है, जगह होता है, जगह को हम जो है कभी कभी सेल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जब पुलिस जो है पकड़ के ले जाती है, तो जब उसे थाने में बंद कर देती है तो वहां पे जो है सेल शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लॉकअप बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये जो है सेल होता है, इसमें जो है सैंपल को रखा जाता है। सैंपल को रखने के लिए ये जो सेल होता है वो सैंपल को रखने के लिए होता है। फ्लो मीटर द्वारा जो है हवा का प्रवाह होता है। और इसके द्वारा जो है मैनोमीटर के द्वारा जो है प्रेशर डिफरेंस को जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो है मेन 3 पार्ट होते हैं। अब ये जो है ली एंड नर्स ऑपरेटर्स क्या होता है, इसको जो है आप लोग गूगल में सर्च मार के जो है देख लेंगे, ठीक है ना। मैं जो है यहाँ पे इमेज जो है नहीं ला पाया हूँ। तो वैसे ही वैगनर टर्बिडिटी मीटर को भी हम देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट के बाद प्राप्त रीडिंग के आधार पर कैलकुलेशन द्वारा सीमेंट का सरफेस एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा जो है हमें जो रीडिंग प्राप्त होती है, उसी रीडिंग के आधार पर जो है हम कैलकुलेट करके जो है सरफेस एरिया ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो है टेस्ट कैसे किया जाता है, रीडिंग क्या होती है और सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें जो है जेई के एग्जाम में जो है नहीं पूछी जाती है, इस वजह से जो है यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अब जो है हम वैगनर टर्बिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। और इसके बारे में भी थोड़ा सा जो है हम जान लेते हैं क्या होता है यह टेस्ट, ठीक है।
तो वैगनर टर्बिडिटी जो टेस्ट है वो सेडिमेंटेशन मेथड पे आधारित होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि एक कंटेनर होता है, उसमें जो है केरोसिन, केरोसिन मतलब जो हम लोग गांव में बोलते हैं किरासन तेल, केरोसिन ऑयल, वो केरोसिन ऑयल होता है। और उस केरोसिन ऑयल में हम जो है सीमेंट का जो सैंपल, जो जितना भी हम सीमेंट जो है सैंपल के तौर पे लेंगे टेस्ट करने के लिए, उस सैंपल को जो है डाल देते हैं हम। और डालने के बाद जो है हम उसमें से जो है प्रकाश की किरण को जो है उस केरोसिन के तेल में से, देखो यहाँ पे हमारा मान लो कि ये इसमें एक केरोसिन तेल भरा हुआ है, और इसमें हमने जो है सीमेंट के सैंपल को डाल दिया। तो सीमेंट के जो कण होंगे वो बिखर के जो है नीचे सेडिमेंट होने लगेंगे, और इसमें से जो है हम प्रकाश की किरण को एक तरफ से प्रवाहित करेंगे, और प्रकाश की किरण जो है इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से निकल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम जो है रिसीवर लगाएंगे, और रिसीवर लगा के यहाँ पे इस प्रकाश की किरण को जो है कैच कर लेंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि हमने इधर से जो है कितनी प्रकाश जो है भेजी है, और इधर जो है कितनी जो है यहाँ पे रिसीव हुई है। इसके आधार पे जो है हम जो सीमेंट का जो सरफेस एरिया है या सीमेंट की जो साइज है वो हम पता करेंगे, ठीक है। तो अगर सीमेंट के कण बड़े रहेंगे तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। अगर सीमेंट के कण छोटे रहेंगे तो सरफेस एरिया, देखो हम लोग सेम क्वांटिटी के सीमेंट को लेंगे, सेम वॉल्यूम के अगर सीमेंट को लेंगे, तो अगर इसके कण जो है बड़े रहेंगे तो सरफेस एरिया कम रहेगा, ठीक है ना। अब तक समझ गए होंगे आप कि अगर सीमेंट के कण बड़े रहेंगे या किसी भी चीज के कण अगर बड़े रहेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो कम रहेगा। अगर उसके कण जो है छोटे रहेंगे तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर यहाँ पे सीमेंट के जो कण होंगे अगर वो छोटे छोटे होंगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो जो लाइट है वो कहाँ पे पड़ेगी, उनके सरफेस पे ही तो पड़ेगी। तो सरफेस पे पड़ेगी तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और यहाँ पे जो लाइट होगी वो कम पास होगी। तो अगर यहाँ पे लाइट जो है हमें कम रिसीव हो रही है, इसका मतलब कि जो सीमेंट के कण है वो छोटे छोटे हैं। अगर यहाँ पे लाइट हमें ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब क्या है कि सीमेंट के कण जो है बड़े बड़े हैं, उनका सरफेस एरिया कम है, तो प्रकाश की किरण जो है कम सरफेस एरिया पे जाएगी, और पास क्या होगी, बहुत ज्यादा पास होगी। तो अगर हमें ज्यादा लाइट प्राप्त होगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सीमेंट के कण है वो बड़े साइज के हैं, ठीक है ना। तो ये इसी मेथड के द्वारा जो है ये टेस्ट किया जाता है, और ऐसे ही हम लोग पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यह मेथड। अब देखो सेडिमेंटेशन पे आधारित है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सैंपल है इसमें जब हम सीमेंट के कणों को डाल दे रहे हैं, तो जब किसी भी चीज को आप पानी में डाल देते हो, पानी पानी समझो, तो पानी में डाल देते हो तो वो क्या होती है, धीरे 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 जो है डूबने लगती है और जाके जो है नीचे बैठ जाती है। तो जब ये डूबती है ना तो इसी को हम कहते हैं अवसादित होना या सेडिमेंट होना, समझ रहे हो। अचानक से वो तो जितने भी, अगर अगर कणों की साइज को हम जितना ज्यादा छोटा करेंगे उसको जो है यहाँ पे तली में बैठने में जो है ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कणों की साइज बड़ी रहेगी तो इसको तली में बैठने में जो है कम टाइम लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर पानी है उस, अगर वो पानी गंदा है तो उस गंदे पानी को रख दोगे तो उसको जो है साफ होने में जो है काफी टाइम लगता है, कई घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी जो है धूल कण होते हैं, जो घुला रहता है उसमें मिट्टी जो घुली हुई रहती है वो नीचे तली में बैठ जाती है और पानी जो है साफ हो जाता है। वहीं पे अगर पानी में जो है आप बालू को घोल के रखोगे तो वो 5 मिनट में ही साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बालू है उसके कण जो है बड़े बड़े हैं, और जो मिट्टी है उसके कण जो है छोटे छोटे हैं। तो जितने भी सारे कण छोटे होंगे उसको तली में बैठने में जो है ज्यादा टाइम लगेगा, और बड़े कण होंगे तो उसको जो है तली में बैठने में जो है कम टाइम लगेगा। यानी कि सेडिमेंटेशन उसे हम कहते हैं, जब वो तली में बैठ रहा होता है उस प्रोसेस को जो है हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यह मेथड जो है सेडिमेंटेशन पर आधारित है, ठीक है। इसमें
एक कंटेनर में केरोसिन ऑयल भरकर उसमें सीमेंट सैंपल डाल देते हैं। ठीक है, सीमेंट सैंपल डालने के बाद क्या करते हैं, तथा उसमें लाइट रेस पास कराते हैं। पास, प्रकाश की किरण को जो है उससे हम पास करते हैं। ठीक है, जिसकी रीडिंग दूसरी तरफ लगी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट द्वारा मेजर मेजर यानी कि माप ली जाती है। ठीक है, जिसके आधार पर सीमेंट के कणों का सरफेस एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके आधार पर जो है सीमेंट के जो कण होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो है वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट है, इसके द्वारा ऐसे हम करते हैं। और एयर परमिबिलिटी टेस्ट द्वारा जो है हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो रहा हमने आज के वीडियो में जो है फाइनल टेस्ट होता है जो वो कैसे किया जाता है, ये जो है हमने देख लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आज के लेक्चर में जो याद करने वाली बात है वो बस यही है कि जब हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं, सीप एनालिसिस टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो है हम 90 माइक्रोन की जो है सीप 90 माइक्रोन की जो सीप है चालनी है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और हम जो है जब उसे 15 मिनट तक जब चालेंगे सीमेंट को, तो जो उसपे जो कण जो बचे रहेंगे उसका प्रतिशत ओपीसी और लो हीट सीमेंट के लिए 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं कण बचने चाहिए उसपे। और पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, अगर हम इसको जो है चाल रहे हैं तो ये 5% से अधिक जो है कण नहीं बचने चाहिए। ठीक, और यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है, ये चीजें जो है याद रखने वाली है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब हम जो है यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि कौन से सीमेंट जो है और उनका जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है कितना होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कि ये तो हो गया कि जो है इसके आधार पे कोड़ों की साइज के आधार पे। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक सरफेस एरिया के आधार पे जो है हम देख लेते हैं। तो अब जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है हम क्यों ज्ञात करते हैं। हम लोग इसीलिए ज्ञात करते हैं ताकि उसके जो कण है उसकी साइज को हम अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकें। अलग अलग सीमेंट है तो उसकी जो है सरफेस एरिया जो है अलग अलग होगी, क्योंकि जो है उसका जो है काम अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद से थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सीमेंट, और यहाँ पे
मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है उसकी यूनिट क्या रहेगी यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओपीसी ओपीसी के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहेगा वो 2250 रहेगा। फिर यहाँ पे पीपीसी पीपीसी के लिए 3000। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसके लिए 3250। और लो हीट सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया रहेगा 3200। फिर यहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए जो सरफेस एरिया रहेगा वो 2250। और इसके बाद से HYDRO हाइड्रो PHO फोबिक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए रहेगा 3500। और सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए जो सरफेस एरिया रहेगा वो 4000। ठीक है। तो ये रही सरफेस एरिया। और ये जो सरफेस एरिया यहाँ पे हमने लिखी है वो क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम है। ठीक है ना। तो अगर हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम बराबर 1/10 मीटर स्क्वायर प्रति केजी। तो अगर हम मीटर स्क्वायर प्रति केजी में अगर हमें बताना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/10 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। 1/10 से जब हम भाग दे देंगे तो 225 मीटर स्क्वायर प्रति केजी हो जाएगा। 300 मीटर स्क्वायर प्रति केजी, 325 मीटर स्क्वायर प्रति केजी। मतलब लास्ट वाला जो जीरो है वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला जो जीरो है वो जो है कम हो जाएगा। तो इसे हम बता सकते हैं मीटर स्क्वायर प्रति केजी में। ठीक है। तो यूनिट का जो है ध्यान में रखेंगे कि वो जो है वहां पे यूनिट क्या दे रखा है। और ये जो सरफेस एरिया है ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। ये जो सरफेस एरिया है ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य। और पोर्टलैंड सीमेंट, तो जो सामान्य सीमेंट है हमारी, पोर्टलैंड मतलब ये किसी जगह से रिलेटेड है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसका जो मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए वो 250 होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास सामान्य सीमेंट है जो हम जो है यूज करेंगे उसका सरफेस एरिया कम से कम जो है इतना होना चाहिए, इससे कम जो है नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। और पोजोलाना पीपीसी सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए जो सरफेस एरिया है वो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसके लिए 3250। लो हीट सीमेंट इसके लिए 3200। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 2250। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए 3500। और सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 4000 जो है इतना जो है सरफेस एरिया रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग सीमेंट के लिए जो है सरफेस एरिया अलग अलग है। इसीलिए है कि जो अलग अलग सीमेंट है उसका जो है कार्य भी अलग अलग है ना। तो जब कार्य अलग अलग है तो सरफेस एरिया जब हम चेंज करेंगे तो कणों की साइज जो है, सरफेस एरिया कैसे चेंज होगा, जब हम कणों की साइज को छोटा या बड़ा करेंगे। अगर कण को हम और छोटा करेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा यानी कि कण जो है छोटे छोटे हो गए हैं। इसका मतलब कि जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इनसे जो है जो वाटर होगा वो जो है ज्यादा टच में आएगा। तो जब वाटर ज्यादा टच में आएगा इन सीमेंट के कणों के, तो वहां पे जो रिएक्शन होगा यानी कि जो भी हाइड्रेशन होना है वो जो है अच्छी तरीके से हाइड्रेशन होगा। तो ये जो सीमेंट है ये अपना कार्य जो है अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हम
सरफेस जो एरिया है उसको जो है निर्धारित करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं। एक बात यहाँ पे और नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे कि जो सीमेंट का सरफेस एरिया है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो 2250 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी सीमेंट है तो उसका जो मिनिमम सरफेस एरिया है वो जो है इतना तो है रहना ही चाहिए, समझ रहे हो। इससे जो है कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो है जो नोट लिखा गया है, ये जो नोट हमने लिखा है ये जो है ओपीसी के लिए है, ठीक है ना, ओपीसी के लिए। क्योंकि ओपीसी ही सबसे जो है कम सरफेस एरिया है। इसीलिए हम जब हम डिप्लोमा में पढ़े थे तो वहाँ पे जो है हमने देखा था कि जो सीमेंट के कण है उसकी जो साइज है वो 90 माइक्रोन से जो है क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। सीमेंट को जो है हम 90 माइक्रोन से महीन पीसते हैं, ठीक है ना। तो यही कारण है, ताकि जो है पानी के साथ जो रिएक्शन है, जो हाइड्रेशन है वो जो है अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। तो आज के लेक्चर को जो है यहीं पे रोकते हैं और कल के लेक्चर में जो है हम इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो जो है आप जरूर से पूछिएगा, कमेंट करिएगा। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा या कुछ अलग से पूछना होगा तो भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।